जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो क्लास होगी हिंदी भाषा पर होगी, हिंदी भाषा के विकास पर होगी। आप बहुत से तथ्य जानते हैं, तथ्य हम जानते हैं, दोनों तथ्य को मिलाकर देखते हैं कि हिंदी का विकास संस्कृत से कैसे हुआ। आप सबको पता है कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। जैसे आप संस्कृत संस्कृत से एक बोली का विकास हुआ, पाली बोली, पाली से प्राकृत बोली, ठीक है, प्राकृत से अपभ्रंश बोली का, ठीक है, यह विकास क्रम, ठीक है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश बोली का विकास हुआ, ठीक है। और संस्कृत का जो साहित्य लिखा गया है, जिसे हम वैदिक साहित्य बोलते हैं, वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य की रचना किसमें हुई है? संस्कृत में हुई है, ठीक है। दूसरा, यदि हम पाल में देखेंगे तो बौद्ध साहित्य, जितने बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य की रचना किसमें हुई है? पाली में। और यदि हम प्राकृत को देखेंगे, इसमें जैन साहित्य, जैन साहित्य की रचना हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? अपभ्रंश, अपभ्रंश के समय में साहित्य की रचना नहीं हुई है, अर्थात हमारी जो बोली है बिखर गई है। हमारी बोली, अपभ्रंश का एक सामान्य अर्थ लिख ले लेंगे आप, भूल भुलैया, अर्थात हमारे साहित्य का पतन हो गया, ठीक है। तो इस युग में साहित्य का पतन हुआ। और यहां पर देखेंगे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य लिखे गए हैं, पाली बोली में बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं, प्राकृत में जैन साहित्य लिखे गए हैं, अपभ्रंश में साहित्यों की रचना नहीं हुई है। अब थोड़ा सा इनका समय देखते हैं, ठीक है। यदि इनका समय देखा जाए, समय का निर्धारण किया जाए, ठीक है, तो यदि संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत को आप 1500 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है, अर्थात 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का जो साहित्य है वह संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और उस समय के साहित्य को हमने नाम क्या दिया? वैदिक साहित्य नाम दिया। और इसी समय वेदों की रचना हुई है, इसी समय पुराणों की रचना हुई है। तो वेदों और पुराणों की रचना का समय क्या है? वैदिक समय है, अर्थात हम इसे वैदिक साहित्य भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो समय, यदि हम पाली पे आएंगे तो 600 ईसा पूर्व आगे आ जाएंगे, अर्थात एक सदी, अर्थात एक ईस्वी, ठीक है। 600 से एक ईस्वी, ठीक है, 600 से 600 से एक ईस्वी के बीच का जो समय है वह पाली बोली का समय है। और इस समय जो साहित्य लिखे गए हैं उसे हम नाम देते हैं बौद्ध साहित्य। उससे हम आगे आएंगे, एक सदी से लेकर के, एक सदी से लेकर के 600 सॉरी 500 500 ईस्वी, 500 ईस्वी, इस समय का जो साहित्य लिखा गया, कब से? एक सदी से लेके कब तक? 500 ईस्वी, एक सदी से लेकर के 500 ईस्वी का जो समय है उसे हम प्राकृत नाम दिए, अर्थात इसमें जो साहित्य लिखा गया है जैन साहित्य लिखा गया है। अब हम अपभ्रंश पर आएंगे, ठीक है। तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच के समय को नाम क्या देते हैं? अपभ्रंश देते हैं। और अपभ्रंश में साहित्य की रचना नगण्य है, न के बराबर है। तो अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम यह देखेंगे कि हमारे अपभ्रंश में जो साहित्य की रचना हुई है, अपभ्रंश में जो बोलियों की रचना हुई है, अपभ्रंश में
जो बोलियों की रचना हुई है कैसे हुई है। जैसे हमने लिखा अपभ्रंश, 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 ठीक है। तो अपभ्रंश से 6 बोलियों का विकास हुआ है। अपभ्रंश से कितने बोलियों का विकास होगा? 6 बोलियों का विकास होगा। पहली बोली हमारी कौन सी हो जाएगी? तो हम कहेंगे सौर, सौर सेनी। दूसरी बोली क्या हो जाएगी? पैसाची, पैसाची। तीसरी बोली क्या हो जाएगी? खस। चौथी बोली क्या हो जाएगी? मराठी। पांचवी बोली क्या हो जाएगी? मगधी, मगधी। और छठी बोली क्या हो जाएगी? अर्ध मगधी, अर्ध मगधी। अर्थात अब आप ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है? पाली से। पाली का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से। अब अपभ्रंश बोली से विकास किससे हुआ है? सॉरी, अपभ्रंश का विकास एक ही भी काट दीजिएगा। अपभ्रंश से सौर सेनी बोली का विकास हुआ। दूसरा पैसाची का विकास हुआ। तीसरा खस का विकास हुआ। चौथा मराठी का विकास हुआ। पांचवा मगधी का विकास हुआ और छठा अर्ध मगधी का विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि इसे आखिर बोला कहां जाता है, इसे बोला कहां जाता है, ठीक है। तो सौरसेनी मथुरा में, सौरसेनी कहां बोला जाता था? मथुरा में। पैसाची कहां बोला जाता था? सिंध, सिंध वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है। और खस कहां बोला जाता है? पहाड़ों पर, पहाड़ी नाम देंगे। कहां बोलते हैं? पहाड़ों पर। अब मराठी कहां बोला जाता था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और मगधी कहां बोला जाता था? मगध, मगध साम्राज्य। और अर्ध मगधी कहां? कौशल, कौशल। अर्थात हम जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो 8 महाजनपद पाते हैं। उन 8 महाजनपद में एक महाजनपद है कौशल, श्रावस्ती। ये जो नेपाल यूपी का बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इसे प्राचीन काल में यहां से लेके अयोध्या तक कौशल कहा जाता था। और कौशल के लोग कौन सी, अगर आपसे कोई पूछे कि कौशल साम्राज्य के लोग कौन सी बोली बोलते थे, तो अर्ध मगधी बोलते थे, ठीक है। और मगध साम्राज्य जो भारत का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा साम्राज्य था, वर्तमान में जिसे हम पटना कहते हैं, यहाँ के लोग मगधी बोली बोलते थे। और महाराष्ट्र में लोग, महाराष्ट्र में, गुजरात में मराठी बोलते थे। और पहाड़ों पर खस, पहाड़ी जैसे नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां भी हिंदी बोली जाती है ना। उत्तराखंड में भी हिंदी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, नेपाल पर भी हिंदी बोली जाती है। तो इन देशों में जो हिंदी बोली जाती है उसे हम नाम देते थे, प्राचीन काल की बात हम बता रहे हैं, खस कहा जाता था, ठीक है। और पैसाची आप सबको पता है, पाकिस्तान में भी हिंदी बोली जाती है। राजस्थान का वो जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान से करीब है, जिसे हम सिंध बोलते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में जो लोग प्राचीन काल में बहुत समय पहले पैसाची बोलते थे। कब की बात हम बता रहे हैं? बता रहे हैं 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के 1000 ईस्वी के बीच, अर्थात 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच की जो बोली अपभ्रंश है, कैसे फैली? सौरसेनी मथुरा में फैली, पैसाची सिंध प्रांत में फैली, खस पहाड़ों पर फैली, मराठी पश्चिम भारत में फैली, मगधी बिहार में फैली, अर्धमगधी यूपी में फैली, ठीक है, अर्थात कौशल में फैली। अब देखेंगे
वर्तमान में इन्होंने किस बोली का रूप लिया? वर्तमान में इन बोलियों ने किस बोली का रूप लिया? ठीक है, तो सौरसेनी रूप लिया पश्चिम हिंदी का। सौरसेनी किसका रूप लिया? पश्चिम हिंदी का। अर्थात सौरसेनी से पश्चिम हिंदी किससे पैदा हुआ है? सौरसेनी। सौरसेनी किससे पैदा हुआ है? अपभ्रंश से। और सौरसेनी कहां बोला जाता था? मथुरा में। क्लियर है? आगे देखेंगे पैसाची। पैसाची जो सिंध में बोला जाता था, वर्तमान में इसे हम अगर भारत में बात किया जाए तो राजस्थानी नाम देते हैं। भारत की बात किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तो बात हम करेंगे नहीं, हम भारत में तो पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ते हैं न पढ़ाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान नेपाल राजस्थान पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां पर देखेंगे पैसाची कहां बोली जाती थी? सिंध में। हाँ, ये जो खस बोली है, खस बोली पहाड़ों पर बोली जाती थी। खस बोली कहां बोली जाती थी? खस बोली कहां बोली जाती थी? खस बोली पहाड़ों पर बोली जाती थी। ठीक है, जैसे वर्तमान में इसे हम कौन सी बोली कहेंगे? पहाड़ी हिंदी। इन्हें हम वर्तमान में क्या बोलेंगे? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन आता है तो हम बाद में वीडियो बनाएंगे बोलियों के बारे में। तो जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, इन्हें हम पहाड़ी हिंदी बोलते हैं। नेपाल में नेपाली, ठीक है, नैनीताल आदि में जो बोलियां बोली जाती हैं उसे पहाड़ी हिंदी बोलेंगे। और मराठी हिंदी में वर्तमान में गुजराती आ गया। कौन आ गया? गुजराती। गुजराती भी कुछ हिंदी का ही रूप है, तो गुजराती मराठी हिंदी का हुआ है। और मराठी किससे? अपभ्रंश से। ठीक है, मगधी तो वर्तमान में इसी को हम बिहारी बोलते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मगधी से। और मगधी का भी विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ठीक है, अर्धमगधी को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? पूर्वी हिंदी। अब आप देखिए, आप जवाब देने के लिए कैसे तैयार हैं? अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सौरसेनी का विकास किस बोली से हुआ, तो आप कहेंगे अपभ्रंश से। अपभ्रंश का विकास किससे हुआ, तो आप कहेंगे प्राकृत से। प्राकृत का विकास किससे हुआ, तो आप कहेंगे पाली से। पाली का विकास किससे हुआ, तो आप कहेंगे संस्कृत से। और संस्कृत का विकास किससे हुआ, तो आप कहेंगे देव संस्कृति से। ठीक है, तो आपको पता चला अपभ्रंश से सौरसेनी, और सौरसेनी से विकास किसका हुआ? पश्चिम हिंदी। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सौरसेनी बोली कहां बोली जाती थी, तो आप कहेंगे मथुरा महाजनपद। अर्थात जो सेन महाजनपद था, सूर महाजनपद था, तो वहां पर क्या बोली जाती थी? सौरसेनी। और सिंध प्रांत में पैसाची बोली जाती थी। पहाड़ों पर खस बोली जाती थी। महाराष्ट्र में, गुजरात में मराठी बोली जाती थी। मगध में मगधी बोली जाती थी। कौशल में अर्धमगधी बोली जाती थी, जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है, बिहारी हिंदी में कौन सी बोली आती है, गुजराती में कौन सी बोली आती है, पहाड़ी हिंदी में कौन सी बोली आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है। अर्थात हिंदी में कुल 18 बोलियां होती हैं। हिंदी में कुल कितनी बोलियां होती हैं? 18 बोलियां। तो हम यह जानेंगे कि 18 बोलियां किस प्रांत में, किस क्षेत्र में, किस जिले में, इन 18 बोलियों में कौन से लेखक हुए, कौन से रचनाकार हुए, कौन सी किताबें लिखी गई हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनका समय क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात।